नमस्ते, ग्रीटिंग्स एवरीवन। माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू क्वांटिफायर्स। आज के सेशन में वील बी लर्निंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, कुछ टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ में है, हम उनको भी देखेंगे। एंड इफ़ यू लाइक अ चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो विल क्विकली बिगिन विद कि हम क्या क्या आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले विल बी लर्निंग अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस, कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैक्सेस के बारे में बात कहा है तो उसको कैसे कैसे हमें क्या उसका इंपैक्ट रहेगा ग्लोबल ट्रेड के अंदर, एंड अगर आईएम्स के अंदर आईएफटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद ऑल्सो विल बी लर्निंग अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस एंड कुछ टर्म्स जो हम सुनते हैं अबाउट दैट China+1 क्या स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज BRI, इसके बारे में भी हम विल बी लर्निंग। Then we'll be touching upon India-Russia के relations in detail and BRICS का as a concept क्या है, what is de-dollarization, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे। So let us quickly begin with India-US relations. As you know, USA के साथ हमारे relations बहुत पुराने हैं। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, इनिशियल फेज जो हम देखते हैं कि 2 decades तक दे वर अ कॉर्डियल रिलेशन, विल से। Pandit Nehru visited USA in 1949 and we see that the US president reciprocates in 1959. जो फर्स्ट हमारा कोलैबोरेशन रहा, मेजर कोलैबोरेशन वाज इन द एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर वी सी दैट USA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IIT कानपुर। उसके बाद फूड के अंदर हम देखते हैं दैट द एग्री साइंटिस्ट ऑफ USA नॉर्मन बोरलॉग एज वेल एज जो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट थे MS स्वामीनाथन एंड द एंटायर टीम, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके अंदर HYV सीड्स के लिए फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम करा गया। एंड वी सी की जहाँ पर एक टाइम पर हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था फूड ग्रेन्स बेसिक लाइक व्हीट एंड राइस, एक हम धीरे धीरे वी वर ऑन दी ट्रेजेक्टरी टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है इंडो चाइना वॉर, जिसके अंदर बहुत जल्दी से जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए 10 ईयर्स के अंदर ही 10-15 ईयर्स के अंदर वी हैड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट चाइना। जब चाइना ने अटैक किया तो 19 उसके अंदर मैकमोहन लाइन का बहुत बड़ा इशू था। आई ड्रॉ द ग्राफ टू एक्सप्लेन यू। तो यूएसए ने रिकग्नाइज किया मैकमोहन लाइन को विच वॉज इन इंडियाज फेवर। तो हम ये बोल सकते हैं दैट यूएसए सपोर्टेड इंडिया इन द इंडो चाइना वॉर। आई क्विकली एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मैकमोहन लाइन। So this is Tibet, China, India and जो अरुणाचल प्रदेश था, अकॉर्डिंग टू द मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी हैड डन द डील विद द तिब्बत एंड जो ब्रिटिश इंडिया था तो उन्होंने ये करा था। हाउएवर चाइना वाज द ओपिनियन दैट कि मैकमोहन लाइन कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है एंड दे कंसिडर्ड अरुणाचल प्रदेश टू बी पार्ट ऑफ द साउथ तिब्बत। तो इसीलिए जब हमने वॉर में भी देखा, जब चाइना मेड वेरी अग्रेसिव इनग्रेन्स हेयर एंड हेयर, तो उन्होंने अरुणाचल के ऊपर भी कंट्रोल करा एंड अक्साई चीन के ऊपर भी कंट्रोल करा। बट एक पॉजिटिव पॉइंट बस ये था कि यूएसए ने हमें सपोर्ट करा उस वॉर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट वॉर एंड वी हैड टू, चाइना ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन ऑन टेम्परेरी बेसिस, अभी तक जो प्रेजेंट में भी है। नेक्स्ट एक वॉर हमारा हुआ 3 ईयर्स के अंदर ही, दैट वाज 1965 का इंडो पाक वॉर। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि यूएसए ने डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं करा बट इट वाज न्यूट्रल। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज कोल्ड वॉर की सिचुएशन तब चल रही थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग क्या पता यूएसए पाकिस्तान को ना सपोर्ट कर दे, बट यूएसए मेंटेन न्यूट्रलिटी इन दैट पर्टिकुलर वॉर एज वेल। सो ये पूरा लाइक वी कैन से 15-20 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी हैड सम सॉर्ट ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद यूएसए। उसके बाद हम देखते हैं, ओके सो नाउ विल बी सीइंग द नेक्स्ट फेज, जो कि मतलब हम कहते हैं हेजिटेशंस का फेज था, मिसट्रस्ट का फेज था एंड ऑल्सो डीप स्टेट का फेज था। डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? डीप स्टेट इज बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स, एनजीओज, प्रोफेसर्स का नेटवर्क जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को ही निभाना चाहता है। तो इट वाज फियर्ड इंडिया के अंदर बिकॉज हम थोड़े सोशलिस्ट कंट्री थे एंड यूएसए वाज कैपिटलिस्ट। एक्सप्लेन यू दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि हमारा जो प्रेजेंट ऑर्डर था जिसमें हम सोशलिज्म फॉलो कर रहे थे, मैडम इंदिरा गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि यूएसए वाज ट्राइंग टू क्रिएट इम्बैलेंसेस, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चाइना को बीच में सपोर्ट कर रहा था, ताकि ऊपर नीचे होता रहे इंडिया के अंदर एंड कुछ स्टेबिलिटी ना रहे। तो उसको हम डीप स्टेट का बोलते हैं। अभी भी लाइक रिसेंटली हमने
करंट अफेयर्स में देखा यूएस एड, तो उसको ये क्रिटिसाइज करा जाता है कि वो इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करती है, वो पर्टिकुलर लीडर्स को प्रमोट करती है ताकि उनके इंटरेस्ट को फॉलो करा जा सके और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है हम उनको दबा सकें। अब नाउ विल बी कमिंग एक कॉन्सेप्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। सबसे पहले व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सो व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो मेजर पावर्स हम देखते हैं, एक यूएसए था और एक सोवियत यूनियन था। यूएसएसआर वाज बेसिकली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट कंट्रीज। उसके अंदर रशिया वाज द मेजर प्लेयर, साथ में उज्बेकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज भी यूएसएसआर की सपोर्टर थी। दो मेजर आइडियोलॉजीज हम देखते हैं वो डोमिनेट करती हैं, वन वाज कैपिटलिज्म, अनदर वाज सोशलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर क्या रहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जहाँ पर जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, और जो स्टेट है, जो सरकार रहेगी उस टाइम की, वो मार्केट से थोड़ा विड्रॉ करती है एंड दे लेट दी प्राइवेट प्लेयर्स डोमिनेट। हाउएवर जो सोशलिज्म है वो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी है, जो कि ये मानती है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है और स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, दे शुड बी कंट्रोलिंग इट। सो वी विल हैव, जैसे बीएसएनएल हमारा रहता है, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उसमें बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करती है। तो पूरा वर्ल्ड हम देखते हैं कि इट वाज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू आइडियोलॉजीज। तो ये दो ब्लॉक्स हो जाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें यूएसए था, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मैप के थ्रू एक यूएसए था और साथ में यूरोपियन कंट्रीज थी। सो यूएसए, कनाडा एंड ये यूरोपियन, ये वाला ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एंड एंटायर साउथ अमेरिकन वेस्टर्न ब्लॉक कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ये वाला सारा ब्लॉक विच वाज लेड बाय रशिया एंड ईस्टर्न ब्लॉक, ये सारा हमारा रहता है यूएसएसआर का ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक। सोशलिज्म कह लो, कम्युनिज्म कह लो, वो वाला ब्लॉक था। एक और आइडियोलॉजी प्रमोट होती है इस टाइम पर विच वाज नॉन अलाइनमेंट, और इसमें इंडिया बहुत मेजर पार्टनर होता है। पंडित नेहरू 1961 के अंदर ये ऑफिशियली डिक्लेयर करता है नॉन अलाइनमेंट। दैट मीन्स वो बोलते हैं कि ना तो हम ये वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे वेस्टर्न, इसको नेटो बोलते हैं हम, जो आज भी न्यूज़ के अंदर था, और इधर वॉर्सो पैक्ट था, दीज वर मिलिट्री अलायंसेज ऑल्सो। तो ना ही हम इनके फॉलो करेंगे ना हम इनका फॉलो करेंगे। वी वर बेसिकली न्यू कंट्रीज थी जो कि कॉलोनाइज्ड पहले हो चुकी थी, बिल्कुल हमने फ्रीडम ली थी। तो वी फियर्ड कि भाई हम अगर इनको सपोर्ट करने लग जाएंगे हम दोबारा कॉलोनाइज हो जाएंगे। वी वांटेड इंडिपेंडेंस। तो हम बोलते इन बड़ी पावर्स को दैट इश्यूज के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको कहाँ सपोर्ट करेंगे, एंड अभी के लिए वी वॉन्ट टू रिमेन नॉन अलाइंड। सो दिस वॉज द वर्ड जिसको, यानी ये पूरा कोल्ड वॉर चलता है, पूरा 20 ईयर्स 30 ईयर्स ये चलता है, 1991 तक ये चलता है। सो अराउंड 40 ईयर्स 1950 टू 1990s चलता है, जिसमें हम देखते हैं ना केवल इंडिया के मतलब ना केवल ग्लोब के अंदर बट इवन स्पेस के अंदर भी ये फाइट चलती है कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। वॉर्स होते हैं, छोटे छोटे वॉर्स, बट ये कोल्ड इसलिए था बिकॉज कोई मेजर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। सो ये ज़्यादातर लाइक कोरिया के अंदर क्राइसिस हो गए, कॉन्गो के अंदर क्राइसिस हो गए, तो ऐसे छोटे छोटे क्राइसिस होते रहते हैं, बट फुल फ्लेजेड हॉट वॉर जिसको हम बोले मिलिट्री वॉर, वो नहीं होता है। सो दिस वाज अबाउट कोल्ड वॉर। अब हम दोबारा से देखते हैं कि भाई वो वाई दिस पीरियड इट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ मिसट्रस्ट। उसमें एक तो रहा कोल्ड वॉर के अंदर हमने चूज किया नॉन अलाइनमेंट, एंड ये ना ग्लोबली ये माना जाता था कि नॉन अलाइंड वाली कंट्रीज ज़्यादातर यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, बिकॉज हम ना सोशलिस्ट कंट्रीज थे, बिकॉज पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो वी यूज टू लुक टूवर्ड रशिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री कि जिसने अपने नेशन के अंदर पॉवर्टी को कम करा है और उन्होंने डेवलपमेंट करी है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हम सारे थोड़े से इंक्लाइंड रहते थे। तो यूएसए यूज टू थिंक कि भाई इन द गाइज ऑफ नॉन अलाइनमेंट आप सभी यूएसएसआर के सपोर्टर हो। तो इधर से हमारी फ्रिक्शन स्टार्ट हुई। इसी को हम देखते हैं कि 1971 वॉर के अंदर जहाँ पे ये फुल फ्लेजेड जेनोसाइड कंडक्ट किया जा रहा था बाय पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन द नाउ बांग्लादेश रीजन, उसमें यूएसए सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर इंडिया गोज क्लोज टुवर्ड्स द यूएसएसआर और हम एक फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि अगर इंडिया को कोई अटैक करेगा तो यूएसएसआर दैट इज रशिया विल कम टू आवर रेस्क्यू।
फ्रेंडशिप ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस वाज दी हाइट्स, लाइक रशिया वाज वन प्लेयर जो आज तक भी हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, इधर से उसका फाउंडेशन बनता है। एक और इशू था कि 1974 के अंदर हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, इट वाज कॉल्ड दी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जहाँ पे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया मैडम इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंडर। सो इसके बाद फिर सैंक्शंस लगा दिए गए इंडिया के ऊपर एंड एक नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी लेकर आए गए जो बिग 5 प्लेयर्स थे। इसके अंदर यूएस था, जो अभी यूएनएससी जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं उसके मेंबर्स भी थे, तो यूएसए वाज देयर, रशिया वाज देयर, चाइना वाज देयर, फ्रांस एंड यूके। तो ये सभी न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे। तो इन्होंने बोला कि 1968 से पहले पहले जो भी न्यूक्लियर पावर्स बन चुके हैं सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, इसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और इसके एवज के अंदर इसके जो आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, हम आपको ना सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वो आपको न्यूक्लियर एनर्जी की जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। हाउएवर इंडिया का इंपॉर्टेंट है, सी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि चाइना हमारा क्या है, बॉर्डरिंग नेशन है। अगर ये न्यूक्लियर है तो इवन वी हैव टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसीलिए इंडिया डिसाइड करता है कि हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे। तो प्लॉरिफिलेशन होता है इंक्रीज होना, तो नॉन प्लॉरिफिलेशन ट्रीटी को वी रिजेक्ट दिस ट्रीटी। एंड जैसे मैंने बोला कि इंडिया वाज आल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशलिज्म, तो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स इंडिया एंड यूएस के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड रहते हैं। नाउ वी विल बी लुकिंग एट नेक्स्ट एरा विच वॉज एन एरा ऑफ रिसर्जेंस, जिसके अंदर एक न्यू स्टार्ट होता है। जब कोल्ड वॉर एंड हो जाता है, रशिया हार जाता है, जो यूएसएसआर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, रशिया कम्स आउट एज द सक्सेसर एंड जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो न्यू कंट्रीज डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वो एंड हो गया। सो नाउ देयर वाज जस्ट वन मेजर पावर दैट वाज डोमिनेटिंग, दैट वाज यूएसए। और इसके अंडर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया के अंदर होता है विच इज नोन एज एलपीजी रिफॉर्म्स 1991। पीएम नरसिम्हा राव के अंडर ये हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, हमारे अभी जो रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली पास अवे हुए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। सो ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, जिसके तहत क्या हुआ, इससे पहले बहुत ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल रहता था, अब हमने प्राइवेट सेक्टर को छूट दी, डीरेगुलेशन हुआ, जो इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज था उसको हमने कम करा। और जैसे ही हमने ये रिफॉर्म्स लेकर आए, वी सी दैट वी आर गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग क्लोज टुवर्ड्स यूएसए। हावेवर जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ने लगे हम, एकदम से दोबारा रिलेशंस बिल्कुल नीचे हो गए 1998 में। बट इट वाज वेरी नेसेसरी दैट वी कंडक्ट आवर न्यूक्लियर टेस्ट बिकॉज वी हैड इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है एंड वी कंडक्टेड आवर न्यूक्लियर टेस्ट एंड वी बिकेम अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट। आफ्टर दोज P5 नेशंस वी वर, देन पाकिस्तान ने कुछ टाइम के बाद ही कर लिया। इसमें हुआ क्या, यूएस एम्बेसडर वाज रिकॉल्ड, हमारे जो रिलेशंस थे वो बहुत बहुत नीचे आ चुके थे। हावेवर सैंक्शंस भी लगा दिए गए इंडिया के ऊपर कि हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कि हमारे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो उसके लिए यूरेनियम हमें चाहिए होता है, लो एनरिच यूरेनियम, वो भी हमारे ऊपर बैन कर दिया गया था। तो बीसी की नीचे आ गया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इवन 1-2 ईयर्स में यूएसए रियलाइजेस कि भाई दे कैन नॉट, इंडिया को वो ऐसे मतलब अपार्थीड नहीं कर पाएंगे, पराया नहीं कर पाएंगे, एंड दे स्टार्ट इंडल्जिंग इट। तो बैक चैनल टॉक्स होते हैं एंड फाइनली क्लिंटन, हु वाज द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही विजिट्स अस इन 2000 एंड अगले ही साल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट बुश ऑल दी सैंक्शंस दे वर रिमूव्ड एंड एक न्यू फ्रेश, एक न्यू लीफ इंडिया यूएस रिलेशंस के अंदर आती है। और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो हम देखते हैं, दैट वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ द सिविल न्यूक्लियर डील अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एंड 2008 के अंदर ये कांग्रेस रेटिफाई कर देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर ही इंडिया यूएस रिलेशंस रहता है, ऑल्दो बीच में ऊपर नीचे रहता है, बट ओवरऑल इफ वी सी वी आर सीइंग एन अपसर्ज इन दी रिलेशंस। और एक टर्म यूज होती है विच इज शेयर्ड विजन एंड डेमोक्रेसीज, क्योंकि यूएसए को अगर आप देखो वो इधर है, मिडिल ईस्ट सारा डिक्टेटरशिप्स के अंदर है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान को देखें, उधर भी मोर और लेस डिक्टेटरशिप है। तो पूरे साउथ एशिया जो हम बोलते हैं उसमें इंडिया इज द ओनली वन फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी। सो इट इज सेड दैट वी हैव अ शेयर्ड डेमोक्रेसी, शेयर्ड विजन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ विल बी लुकिंग टुवर्ड्स कि क्या क्या हमारी एयर ऑफ कोऑपरेशन है एंड विल बी फिनिशिंग द इंडिया यूएस रिलेशंस।
सो नाउ सिंस द फाउंडेशन हैज़ बिन क्लियर्ड, अब हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सबसे इंपॉर्टेंट इज द इकोनॉमिक फैसेट ऑफ इट। जो यूएसए है वो हमारा वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है। अभी करंटली वो सेकंड है और चाइना हैज़ टेकन लीड। बट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी आर अ सरप्लस नेशन, दैट मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस, जबकि चाइना के साथ टोटली ऑपोजिट रिलेशनशिप है, जहाँ पे हमारे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कम है। इसका अभी हम देखेंगे मिशन 500 भी हुआ है, जो 120 बिलियन जो अभी करंट में है, वी आर एमिंग टू इंक्रीज इट टू $500 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2030। ठीक है, उसके बाद डिफेंस का कोलैबोरेशन भी हमारा बहुत अच्छा है यूएसए के साथ, जहां पर वी आर अ मेजर डिफेंस पार्टनर, विच इज़ बेसिकली कि जो उनके एलाइज हैं, जो मैंने अभी बताया था नेटो के अंदर जो मिलिट्री पार्टनर्स हैं, सिमिलरली उन्होंने हमें भी स्टेटस दिया है कि वील बी शेयरिंग डिफेंस के रिगार्डिंग थिंग्स विद यू। हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, अपाचे हो गए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हो गए, और एक बहुत कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं। इसका बस आपको पता होना चाहिए किसके रिलेटेड है। लेमुआ इट इज़ रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स, कॉमकासा इट इज़ रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस होते हैं, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द यूएस एंड द इंडियन मिलिट्री, एंड बेका विच इज़ रिगार्डिंग द जियो स्पेशल डेटा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इंडिया एंड यूएसए करता रहता है। ऑल दी जो 3 हमारे विंग्स हैं, दैट इज़ एयर, आर्मी एंड नेवी, अलग अलग भी होते हैं और एक जॉइंट भी रहता है। उसके बाद न्यूक्लियर के अंदर एज आई एक्सप्लेन यू, सिविल न्यूक्लियर डील हमारी हुई है। फार्मा के अंदर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएसए इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस, एंड यूएसए को जेनरिक मेडिसिन हमसे मिल जाती है और हमें उनका मार्केट मिल जाता है। स्पेस इज़ अनदर सेक्टर जहाँ पे हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड इट इज़ रिलेटेड टू दिस। ट्रेनिंग, वो नासा इज़ गोइंग टू ट्रेन आर एस्ट्रोनॉट्स, एज वेल एज हम एक रडार पर भी काम कर रहे हैं, नासा एंड इंडिया निसार का रडार के ऊपर। क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर भी वी वर्किंग, एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, क्वांटम, इसके ऊपर भी वी आर वर्किंग टुगेदर। एक ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वाड क्या है? सो क्वाड इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ 4 नेशंस, जिसके अंदर यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो दीज आर द 4 पार्टनर्स, एंड इंडो पैसिफिक, सो जो ओशन हमारा इंडियन ओशन है और प्लस साउथ चाइना सी, ये वाला पोर्शन, इसके जो ये पूरा रहता है, इसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं नीचे तक, जिसके अंदर अभी चाइना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लाइक हम्बनटोटा पोर्ट के साथ, सर्विलेंस शिप्स के साथ। तो इधर हमारा कोशिश ये है कि ये पूरे रीजन के अंदर अलॉन्ग आर नेबरिंग कंट्रीज हम इसको सिक्योर कैसे कर सके, एंड ऑल्सो हम ट्रेडिंग कैसे इंक्रीज कर सके, एग्रीकल्चर के ऊपर भी काम है। तो ये सारे रीजन को हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, और ये 4 कंट्रीज इसके टुगेदर दे आर वर्किंग। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि इज इट अ मिलिट्री अलायंस, सो नो इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट इज मोर फॉर द सिक्योरिटी एज वेल एज ट्रेडिंग, इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए ज़्यादा है। इंडिया इज नोवेयर अ पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो रशिया हो, भले वो यूएस हो, या कोई भी मिलिट्री ब्लॉक्स है, हमारी ये नेशनल इंटरेस्ट और हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है, फिलॉसफी है कि वी विल नेवर बी ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री ब्लॉक। ओके, सो नाउ विल बी सीइंग कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे बिटवीन द 2 कंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे वो फार्मा वाला के अंदर भी बोला, आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नॉट जस्ट इन द फार्मा इंडस्ट्री बट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल। वीज़ा का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स है, मतलब अगर आज भी हम देखें तो 1 ईयर का आपको वेटिंग पीरियड मिलता है जस्ट टू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा। एंड H1B वीज़ा, बिकॉज जो इंडियन डायस्पोरा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो उसके इशूज़ हम कहते रहते हैं कि प्लीज़ इंक्रीज द नंबर उनको, ताकि बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके, परमानेंट PRs मिल सके। तो उसके लिए H1B वीज़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वर्किंग वीज़ा रहता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज यूएस उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं ले रहा है एट द प्रेजेंट पॉइंट। डिपोर्टेशन इज अनदर इशू। अभी लाइक रिसेंटली ट्रम्प केम टू द प्रेसिडेंटशिप, एंड सो ही इज मेकिंग श्योर कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके अनुसार वो जल्दी से जल्दी उनके होम कंट्रीज में जाएं। डिपोर्टेशन इज फाइन। सी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, शुड देयर बी डिपोर्टेशन, डेफिनेटली इफ देयर आर इलीगल माइग्रेंट्स उनको डिपोर्ट करना चाहिए। हाउएवर जिस मैनर में किया जा रहा है, दैट इज दे आर बीइंग चेन्ड एंड दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू यूज वॉशरूम्स, दे आर नॉट बीइंग फेड फूड, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट इन। सो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, डिपोर्टेशन इन सच कंडीशंस। देन एक है कि जो हम अग्रीमेंट्स कर लेते हैं यूएसए के साथ,
वो उसको डिले कर रहा है। फॉर एग्जांपल जेट इंजन्स का हमने कहा था कि विल बी मेकिंग इन इंडिया एज वेल एंड वो सप्लाई करेंगे, उसमें इट इज़ डिलेइंग अगेन एंड अगेन। डिफेंस हमारा बहुत अच्छा है, बट यूएसए का सबसे बड़ा वीकनेस जो है, इट डज नॉट ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ वेरी वेरी हेजिटेंट इन ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी, जबकि रशिया के साथ उल्टा है। रशिया कहता है कि हम आपको वेपन्स भी देंगे प्लस हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, सो हम जॉइंट प्रोडक्शन कर पाते हैं। हाउएवर यूएसए हेजिटेट्स अ लॉट, सो दैट इज अ बिट ऑफ चैलेंज बिटवीन the two countries as well as CAATSA। CAATSA is basically adversaries के ऊपर ये लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया जो कि पार्टनर है यूएसए का, इवन इफ वी आर फ्रेंड्स बट वी बाय वेपन्स फ्रॉम द एडवर्सरीज ऑफ यूएसए, दैट इज रशिया या नॉर्थ कोरिया, तो हमारे ऊपर एक CAATSA लगा दिया जाएगा। तो अभी हमने S-400 मिसाइल सिस्टम बाय किया हुआ है, उसके ऊपर बार बार थ्रेट किए जाते हैं कि भाई नेम CAATSA लगा देंगे, अगर अभी तक नहीं लगा है। एंड इट इज सेड दैट इवन इफ अगर वो कांग्रेस के अंदर और सेनेट के अंदर आए, इट विल नॉट बी पास, दैट एवरीबडी इज इन फेवर। हाउएवर इन फ्यूचर अग्रीमेंट्स की अगर हम मान लो और वेपन्स बाय करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ CAATSA। लास्टली कि ऑन ग्लोबल इश्यूज इट इज बाउंड, वी आर टू इंडिपेंडेंट नेशंस एंड सो जो लाइक यूक्रेन के ऊपर जो वॉर हुआ था, गाजा के अंदर जो अभी इन्वेजन वॉर चल रहा है, तो वी सी दैट इंडिया एंड यूएसए मेनी टाइम्स दे आर एट डिफरेंट एजेंट, सो इवन दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। नाउ लेट्स कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो अभी बहुत रिसेंट फरवरी के अंदर रहा, दैट वाज द इंडिया यूएस समिट। इंटरव्यू में मेजरली 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, दैट इज क्या हमारे मेजर आउटकम्स रहे। सबसे पहले एज आई शेयर्ड वाज द मिशन 500, जिसके अंदर बाइलेटरल जो ट्रेड है 2030 तक विल बी इंक्रीजिंग इट टू 500, अभी करंटली 120 बिलियन के आसपास है। सेकेंडली डिफेंस के अंदर हमने एक करा है कि हम 10 ईयर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे, तो दैट इज बीइंग रिकैलिब्रेटेड। अनदर वन इज कि टेररिज्म इज वन सेक्टर जहां पे हम दोनों काम करना चाहते हैं। इट वाज आवर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड की जो 2611 के जो मेन कल्प्रिट्स हैं, दे आर स्टिल इन द यूएसए, तो प्लीज एक्स्ट्राडाइट टू देम। तो फाइनली द प्रेसिडेंट हैज अग्रीड दैट दे विल बी एक्स्ट्राडाइटिंग अस टू अस। एंड जो आईसेट जो अभी हमने पढ़ा, दैट वाज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे एआई हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, उसके ऊपर था, उसको रीब्रांड कर दिया गया है टू ट्रस्ट, बट मोर और लेस इट रिमेन्स द सेम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज द F-35 प्लेन्स। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑफर्ड दैट यूएसए इज विलिंग टू सेल द F-35 प्लेन्स टू इंडिया। इसका बिल्कुल क्विकली 2-3 चीजें हम देख लेंगे। जो F-35 है, इट इज अ 5th जनरेशन प्लेन फाइटर जेट, राइट। अभी इंडिया के पास कोई भी 5th जनरेशन नहीं है, ओनली 3 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड दे आर प्रोड्यूसिंग इट, दैट इज यूएसए, रशिया एंड चाइना। इंडिया में हाईएस्ट 4th जनरेशन है, दैट इज रफाल, जो हम फ्रांस से बाय कर रहे हैं। अगर हम क्विकली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 4th, तो 4th एंड 5th जनरेशन में 2 चीजों का है, एक तो मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा 5th जनरेशन में है, एंड स्टेल्थ फीचर, दैट इज रडार से बच सकते हैं, जो एडवर्सरी है हमारा, जो हमारी ऑपोजिट पार्टी है, वो हमें ना देख पाए, तो उसके लिए स्टेल्थ फीचर्स होते हैं। ये 5th जनरेशन में दोनों चीजें हैं, 4th जनरेशन में वो कम है या मिसिंग है। सो ओके, नाउ विल बी गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so now we'll be looking at a statement by Donald Trump, the current president of the United States. He said that whatever you charge, I'm going to charge the same. So he is propagating a concept which is called as reciprocal tariffs, जहाँ पर he is saying कि अगर आप 100 रुपीज़ का अगर प्रोडक्ट है, अगर इंडिया उस पर 10 रुपये चार्ज कर रहा है, और एक सिमिलर प्रोडक्ट यूएस से इंडिया को भेज रहा है, उसकी भी कॉस्ट 100 है, तो हम भी उसके ऊपर 10 रुपये चार्ज करेंगे। सो बेसिकली ही से प्रोपोगेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका इशू क्या है, लेट्स सी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो यूएसए है, इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, उसकी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो वो कोई अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, दे डू एग्रीकल्चर इन 100, 200, 300 एकर्स ऑफ लैंड, तो उधर जो इनपुट है, इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और साथ में इवन दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड एवरीथिंग। तो होगा क्या इससे, लेट्स अज्यूम एक प्रोडक्ट है बाइक, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, वो 50K में बन रही है, और हम उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हैं। लेट्स अज्यूम नहीं सॉरी, यूएसए उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज अभी करंटली 10% लगा रहे हैं। हाउएवर जब यूएसए से आती है इंडिया के अंदर बाइक्स, तो दे आर वेरी लग्जरी बाइक्स,
हार्ले डेविडसन फॉर एग्जाम्पल, सो उसके अंदर वी आर चार्जिंग समटाइम्स 100%, वी आर चार्जिंग 150%, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दे आर लग्जरी गुड्स, सो वी हैव टू चार्ज मोर सो दैट हमारा जो टैक्स का रेवेन्यू बेस है वो इंक्रीज होए। बट ये यूएसए बोल रहा है कि भाई अगर आप हमसे चाह रहे हो कि आप 10% करें तो इवन देन इंडिया को भी इन बाइक्स के ऊपर 10% करना पड़ेगा। सो इससे हो गया क्या कि जो हमारा रेवेन्यू बेस है वो श्रिंक डाउन हो जाएगा। ये तो एक बाइक का एग्जांपल है, बट फूड जो हमारा है, आयरन एंड स्टील का अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, सर्विसेज जो सेक्टर है वो सारा इंपैक्ट होगा। सो हाई टैरिफ्स ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स रहेगा। फार्मास्यूटिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है जिसमें जेनरिक मेडिसिन का मार्केट एक्सेस हमें मिलता है, ऑटोमोबाइल्स का जो पार्ट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सारे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा। तो जो चाइना या जो कंपीटिंग नेशंस है उनको एक लीवरेज मिल सकता है इसके अंदर। इंक्रीज कॉस्ट फॉर द इंडियन इंपोर्ट्स जो हम मंगाएंगे, ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, इवन दी ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया या और कोई जो सर्विसेज हो गया जो हम मंगाएंगे, साथ में इट कैन डिसरप्ट एंड इट इज बेसिकली गोइंग टू डिसरप्ट द आईटी एंड द सर्विसेज सेक्टर एज आई एक्सप्लेन टू यू। एंड एक ट्रेड रिलेशंस ना, एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा कि आप 20% कर रहे हो, हम 20% करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एक एडवांस्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है, सो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन द टैक्सेशन प्रोसेस सो दैट जो पुअर नेशंस हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट लेट्स अज्यूम वेरी अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन नेशंस, तो अगर आप उनके ऊपर भी 50% लगाओगे, यू नीड टू प्रोवाइड देम फ्री एक्सेस। एंड उनकी कंट्रीज में सिंस दे आर पुअर, सो वो 10% टैक्स लगाती है, 20% टैक्स लगाती है ताकि उनका टैक्स बेस इंक्रीज हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द केस फॉर रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये आपके इंटरव्यूज के अंदर आ सकता है कि आर यू अ सपोर्टर ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, तो यू हैव टू मतलब इट इज योर ओपिनियन बट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि डिसएडवांटेज पे अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग पार्टनर्स रहेंगे। सो देयर नीड्स टू बी अ रिकैलिब्रेशन ऑन दिस थॉट। और अगर वो बोले कि अगर वो इम्पैक्ट कर दिया जाए तो हाउ इज इंडिया गोइंग टू, सो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो ये सारे लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर थोड़ा रिड्यूस करा भी है एंड द प्रेसिडेंट हैज़ अग्रीड टू फॉर्म अ कमेटी जहाँ पे हम थोड़ा टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। सो आपको उस पर्सपेक्टिव में वो बात को समझाना है। नाउ विल बी लुकिंग एट आवर नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज इंडिया एंड चाइना रिलेशन, एंड विल क्विकली complete that too. So Hindi Chini Bhai Bhai is a very famous phrase. It was given by the then Prime Minister Pandit Nehru. जब हम independent हुए तो we were the first country, one of the first country to recognize People's Republic of China. When we say this, because जो ताइवान है वो अलग रहता है, तिब्बत अलग था, बट वी रिकग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी थी वो हमने कहा कि मेनलैंड चाइना जो है उसको दी जाए। सो दिस वाज मेनलैंड चाइना, इधर समवेयर ताइवान रहता है जो अभी इंडिपेंडेंट है, उसकी बहुत एम्बिगुअस है सिचुएशन, एंड ये तिब्बत रहता है। तो ये वाला रीजन हम बोले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वी यूज टू कंसिडर तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना ओनली, राइट। 1954 में हमारे रिलेशंस अच्छे थे, हमने पंचशील एग्रीमेंट करी जहाँ पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को। सो दिस वाज पंचशील। हमारे तब भी प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे और उधर का जाऊ एनले हु वाज द प्रीमियर, उन्होंने साइन की। उसके बाद हम देखते हैं कि तिब्बत के अंदर जो हमारे दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा जी थे, उनके ऊपर बहुत सारी एट्रॉसिटीज स्टार्ट होती हैं जहाँ पर तिब्बत के ऊपर ये फोर्सफुली चाइनीज़ कल्चर इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है और जो एक इनकी ऑटोनॉमिटी थी उसको कम करने का बार बार चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ एंड अदर्स वो करा जा रहा था। तो इस सिचुएशन के अंदर ही वांटेड असाइलम एंड इंडिया वेरी राइटफुली ग्रांटेड असाइलम टू दी तिब्बतन कम्युनिटी, और आज तक धर्मशाला के अंदर वी सी दैट वी हैव अ वेरी फ्लरिशिंग तिब्बतन कम्युनिटी। However, this was seen by China कि भी आप हमारी इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, एंड उनको ये भी लगा कि इंडिया इज़ इन गोइंग टू फ्यूचर अपग्रेड होगा अपने आप को, तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया इंडिया के ऊपर। दिस वॉज इन्फ्लिक्टेड टू अस, वी नेवर वांटेड। हम इतना चाइना को ट्रस्ट करते थे कि इवन जो हमारी बॉर्डर पर थे, जो हमारा ये वाला बॉर्डर रहता है, इस बॉर्डर के ऊपर वी डिड नॉट इवन हैव आर्मी, सो वी ट्रस्टेड कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउएवर ऑल ऑफ दैट वेंट वेरी वेरी रॉन्ग एंड वी हैड टू सीड, और आज तक भी वो सीड, सॉरी रॉन्ग वर्ड है, बेसिकली उन्होंने कैप्चर कर लिया चाइना ने आज तक भी अक्साई चीन को, एंड वी हैव बीन वांटिंग कि दे टेक देयर आर्मी एंड देयर नेबरहुड बैक। उसके बाद अरुणाचल को भी दे हैड कैप्चर्ड, बट फिर हमने एक डील करी जिसके अंदर हम अरुणाचल वापस हमें मिल गया था, एंड अक्साई चीन अभी भी उन्होंने कैप्चर किया गया है। उसके बाद थोड़े से नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके अंदर, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आए, ही विजिटेड चाइना
एंड दो बेस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स बॉर्डर के ऊपर हुई थी 1993-1996, जहां पर एक ट्रैंक्विलिटी की बात करी गई कि जो अभी ऑर्डर है कि हम कॉमन इंस्पेक्शन करेंगे, जो सांगपो रीजन अभी हमने देखा जो लेक का इशू हुआ था डोकलाम के ऊपर एंड ऑल दैट, तो वो इतना 1993 से हमने स्टेबल कर लिया था दैट हम दोनों जो ये वाला बॉर्डरिंग रीजन हम दोनों इंस्पेक्ट करेंगे ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे। हाउएवर वी सी दैट कि वो रिसेंटली ब्रेक अवे भी हुआ है, डोकलाम के क्राइसिस हुए एंड चाइना नाउ वांट्स कि भाई आप कि बॉर्डर इशू एक जगह है बट हम इकोनॉमिकली करते रहें अपने रिलेशंस को, बट इंडिया वांट्स कि भाई कोई डिस्कशन तभी होगी जब पहले बॉर्डर दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो एंड फॉर्चुनेटली सम डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स भी अभी मिले थे एंड उससे पहले एनएसए भी वी विजिटेड ईच अदर, सो थोड़ी सिचुएशन अभी बेटर हुई है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ लेट्स सी द एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू। Okay, so we'll be seeing the issues as well as the area of collaboration. Area of collaboration सबसे important है economic relations. सबसे पहले मैप देख लेते हैं। This is India, this is mainland China. जो regions of conflict रहते हैं, as I told you, the Aksai Chin and ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, इसको वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी साउथ तिब्बत बोलते हैं एंड थोड़ा सा एरिया इन नाथुला इन सिक्किम एंड उत्तराखंड के अंदर भी कुछ विलेजेस हैं जिसके अंदर चाइना स्टिल एक्सर्ट्स कंट्रोल, वो ही वांट्स टू एक्सर्ट कंट्रोल, सो दे क्लेम कि भाई ये वाला रीजन भी हमारा है। सो दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन्स। इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे दोनों के अभी चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर एक्सपोर्टिंग वेरी लेस एंड वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट। सो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, छोटी छोटी चीज़ें, दिवाली लाइट्स हो गई, अ लॉट ऑफ डंपिंग, सबसे बड़ा इशू है डंपिंग। डंपिंग इज डन ऑफ टॉयज, छोटे छोटे गुड्स फ्रॉम चाइना एट वेरी वेरी चीप रेट, इवन चीपर देन एट द रेट दैट दे आर बीइंग सोल्ड इन चाइना। सो दैट इज अ वेरी बिग इशू। ट्रेड इम्बैलेंस एज आई टोल्ड यू, जियोपॉलिटिकली एज आई एक्सप्लेन्ड, एक तो ये वाला बॉर्डर इश्यूज हो गए हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरा चाइना डज नॉट रिस्पेक्ट इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। Here it is called Pakistan occupied Kashmir, जो अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके द्वारा इधर सीपेक बनाया जा रहा है विच इज़ अंडर द अगेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसमें दे आर कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस एंड इट इज पासिंग थ्रू इंडियन टेरिटरी, बट जब भी हम उनको एक्सप्लेन करते हैं चाइना को, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग अस इन दिस रिगार्ड एज वेल। सो इट इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। सीपेक हो गया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या रहता है? जो हमारा ये इंडियन ओशन है इसमें ना दे आर स्ट्रेटेजिकली लुकिंग एट पोर्ट्स और उनको कंट्रोल करने, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने करा हुआ है म्यांमार के अंदर, वो सितवे पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वो पोर्ट में मिलिट्री, या तो मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं या दे आर कंट्रोलिंग इन, ताकि सर्वेलेंस शिप्स हम कर सके एंड जो चोक पॉइंट्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सके ऑफ ट्रेड। मलक्का स्टेट इज अनदर। देन बॉर्डर डिस्प्यूट, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। कुछ कोलैबोरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन इज इन क्लाइमेट चेंज। जब भी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वी सी दैट भाई दो कंट्रीज इकट्ठे आ जाते हैं, दैट इज इंडिया एंड चाइना, क्योंकि हम दोनों ही ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं एंड कुछ फोरम्स लाइक ब्रिक्स के अंदर, ऑल्दो हमारे इंटरेस्ट फिर भी डाइवर्जेंट है। ब्रिक्स हो गया, एससी हो गया, दैट इज शंघाई and AIEB, that is the Asian Infrastructure Investment Bank, तो इसके अंदर भी see that we are collaborating, हम मीटिंग्स करते हैं, समिट्स होती है। सो दिस इज द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। हाउएवर मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह जो हम देखा हमने कि यूएसए के साथ हम करते हैं, वो ऐसा हम चाइना के साथ अभी नहीं कर रहे हैं। अभी भी रिलेशन में थॉ आया है बट वी आर स्टिल, जो टेंजेंट है इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट एवर इन आर रिलेशन। जो जयशंकर सर ने करेक्टली बोला था दैट वी आर एट द लोएस्ट टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया चाइना। न्यूज़ में रहती हैं या आप आर्टिकल्स में पढ़ते रहते हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू पैनल एज वेल। फर्स्ट इज द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी।
सो ये स्ट्रैटेजी कब आई थी? जब कोविड के अंदर हमने देखा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, ऑल ऑफ देम दे वर टोन अपार्ट। ज़्यादातर सभी जो मेजर कंट्रीज हैं दे वर डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बट जब कोविड आया, जब उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कर दी, तो देन वी सॉ दैट कि हम कितने वल्नरेबल पोजीशन के अंदर थे। तभी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ China +1 का, दैट चाइना तो ठीक है एक रहेगा, बट उसके अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हम रख सकते हैं। तो इसके अंदर इंडिया जो है वो एक मेजर पार्टनर उभर कर आया, प्लस साथ में वियतनाम हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हो गई, ये वाली कंट्रीज, इधर भी कंट्रीज ने कोशिश करा कि हम इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। तो इट्स अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। एम इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ चाइना बोथ ऑन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज फॉर द रॉ मटेरियल्स। सप्लाई चेन को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्यों? कोविड वाज वन सिचुएशन डेफिनेटली, बट इसके अलावा और भी रीजंस है। फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट इन चाइना दे आर इंक्रीजिंग। यूएस चाइना कभी भी वो टैरिफ्स लगा देता है एक दूसरे के ऊपर, तभी भी हमें दिक्कत होती है। एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क एज वेल, जो भी हम BRI नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके कारण हम देखते हैं। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना गवर्नमेंट लेकर आई, 2013 में लेकर आई। इनका एम क्या था? जो अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो दे बेसिकली वांट टू रिक्रिएट द सिल्क रूट्स दैट वर देयर, बोथ मैरीटाइम एज वेल एज द लैंड सिल्क रूट। ये वाला अगर हम मैप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, दिस एंटायर दे वांट टू कनेक्ट चाइना टू यूरोपियन पार्टनर्स एज वेल एज द अफ्रीकन पार्टनर्स। सो दिस इज द लैंड वाला रूट एंड दिस इज द मैरीटाइम रूट। सो इसके अंदर दे आर कनेक्टिंग एशिया, अफ्रीका, यूरोप। जो लैंड वाला है उसमें रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एंड जो हमारा मैरीटाइम हो गया दैट इज दी पोर्ट्स। तो इसमें ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लोन्स पे लोन्स दिए जा रहे हैं। सो इसका जो कंसर्न हमारे पास है दैट इज डेट ट्रैप। सो व्हाट चाइना वेरी स्ट्रेटेजिकली इज डूइंग, दे आर लोनिंग दीज वेरी पुअर कंट्रीज। उनको बोल रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, और जब वो रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर सेइंग कि हम 100 ईयर्स तक हम लीज पर इसको रख लेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट कॉलोनियल पावर्स इफ वी कैन से। हेजेमनी इंक्रीज हो रही है चाइना की थ्रू आउट द ग्लोब, एंड ये कंसर्न आ रहा है यूएसए को कि भाई कभी ये हमें एक टक्कर ना दे दे जैसे रशिया एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर था। अनदर वन इज CPEC, एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सो वी आर अगेंस्ट इट। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कोलकाता को लिखा हुआ है, बट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो इफ समबडी आस्क इज इंडिया पार्ट, द आंसर विल बी नो. So now we'll be looking at our next relations. Okay, so now we'll be looking at our time tested and as Prime Minister Modi has said that all weather friend, that is Russia. पहले उसको हम USSR बोलते थे, as I explained you, and now we call it Russia. इसका फाउंडेशन वी हैव क्लियर कि कोल्ड वॉर के अंदर से हमारी फ्रेंडशिप रही थी। तो हिस्टोरिकली वी हैव हैड वेरी गुड टाइज विद रशिया, बोथ आइडियोलॉजिकली एज वेल एज इन प्रैक्टिकल बेसिस। सो कोल्ड वॉर में एज आई एक्सप्लेन्ड यू दैट वी हैड साइन दी सोवियत के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जब वॉर हुआ था, USA was supporting Pakistan, who was committing a genocide in East Pakistan at that particular point of time. But Russia came to the rescue of India and उन्होंने warships उधर से dispatch कर दिया गया था. So they sent a threat to basically US कि भाई अगर आप कोशिश करोगे interfere करने की, so we have the backing of India has बैकिंग ऑफ USSR. सोशलिज्म का हमारा सिमिलर कंसर्न्स थे. एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सिनेमा ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो राज कपूर एंड हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थी, लाल सलाम जिसको हम बोलते थे, तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स दे केम फ्रॉम रशिया इटसेल्फ. सो दे वर वेरी बिग सेलिब्रेटेड इन वेरी बिग मैनर इन रशिया. उसके अलावा डिफेंस के अंदर हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा है. एक चीज़ अगर आपको याद हो, मैंने यूएसए के साथ बताया कि ऑल्दो दे आर गिविंग अस वेपन्स, दे आर गिविंग अस हेलीकॉप्टर्स, बट दे आर नॉट विलिंग टू शेयर टेक्नोलॉजी. रशिया के साथ उल्टा है. रशिया सेज दैट हम आपको वेपन्स भी देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर्स भी देंगे, हम फाइटर जेट्स भी आपको देंगे, और साथ में हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस पार्ट के अंदर भी. एंड ऑल्सो अगर एक कंट्री आगे डेवलप खुद भी करना चाह रही है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, हम उसको जॉइंटली प्रोड्यूस करते हैं. मेक इन इंडिया के अंदर अभी जैसे F-35 मैंने बोला, तो ऐसे ही रशिया का सुखोई है. सुखोई दे आर सेइंग कि भाई हम भी 5th जनरेशन प्लेन्स इंडिया को दे देंगे, एंड वी विल ऑल्सो अलाउ इंडिया टू जॉइंटली मेक देम इन द कंट्री इटसेल्फ, दैट इज इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी हो जाएगा. सो इस वे में रशिया थोड़ा ज़्यादा हमारा क्लोज पार्टनर हिस्टोरिकल रहा है. हमारी जो रिलेशनशिप का अगर हम स्टेटस की बात करें, इट इज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो नाउ लेट अस क्विकली सी कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज क्या क्या रहे हैं. Defense, as I said you, S-400 missile system,
अगर काटसा आपको याद है, ये इधर ही है, इसके ऊपर थ्रेट किया जाता है कि हम आपके ऊपर लगा देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल हम उसको दोनों जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक यूएसए के साथ होता है, रशिया के साथ भी रहता है। अभी भी टिल डेट रशिया सप्लाइज ओवर 60% ऑफ इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट। सो रशिया इज अ वेरी बिग पार्टनर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। इकोनॉमिकली यूएसए जितना नहीं है, बट हमारी जो ट्रेड है अभी 50 बिलियन हो गई है, 65 तक भी पहुंच गई है अभी रिसेंटली। बट जो मेजर है वो ऑयल, गैस या डिफेंस ही है। सो उसमें इशू क्या है, अगर हम चैलेंज में जो नेक्स्ट देखेंगे कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट टू रशिया, तो ट्रेड इम्बैलेंस रहता है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इट इज़ अगेन वेरी यूजफुल। हमारा जो गगनयान मिशन रहेगा उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन किए जा रहे हैं वो रशिया उसके अंदर बोल रहा है दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अस। एंड जियो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी रहता है, दैट इट इज सीन दैट भले कश्मीर हो या भले ग्लोबल इश्यूज हो, रशिया यूजुअली सपोर्ट्स इंडिया एंड वी आर कोलैबोरेटिंग इन ब्रिक्स, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रिक्स, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। SCO G20 के अंदर भी हम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रशिया इज सपोर्टिंग कि भाई इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एंड एनर्जी पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट दो चीज़ों के अंदर, बोथ न्यूक्लियर एज वेल एज ऑयल। ऑयल गैस के अंदर अभी करंटली रशिया इज द नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बावजूद तो और भी हमारा जो कोलैबोरेशन था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर वो बड़ा है। एंड दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी रशिया इज हेल्पिंग अस इमेंसली। हाउएवर कुछ कंसर्न्स हैं हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, वो अभी हम देखते हैं क्या क्या कंसर्न्स हैं। सबसे मेजर है चाइना फैक्टर, बिकॉज अगर हम मैप पे देखें तो अगर इधर रशिया आता है, चाइना आता है एंड देन इंडिया रहता है। सो रशिया एंड इंडिया हिस्टोरिकली बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, बट करंटली इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है इन्वर्टेड कॉमर्स में वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। सो जब से वॉर हुआ है तो दे हैव कम एवर क्लोजर टू ईच अदर। वो थोड़ा सा एक प्रिकिंग पॉइंट है इंडिया एंड रशिया के रिलेशनशिप्स में, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आई क्या पता रशिया न्यूट्रल ना हो जाए एंड वो चाइना को ना सपोर्ट कर दे। सो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। सेकेंडली रशियाज एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एज वेल। सो वो पाकिस्तान के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है, तो दैट इज अनदर कंसर्न फॉर अस। एक डिप्लोमेटिक डायलेमा इंडिया का रहता है, बिकॉज जब भी कोई मेजर इशू होता है तो यूएसए का अलग व्यू पॉइंट होता है और रशिया का टोटली ऑपोजिट व्यू पॉइंट होता है। सो इंडिया हैज़ टू वॉक अ वेरी टाइट रोप कि एक हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता देनी है, बट एज वेल एज रशिया और यूएसए को दोनों को हमें साथ में कैसे केटर डाउन करना है उसका भी। फॉर एग्जाम्पल जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वी कंडेम्ड द वॉर, वी सेड दैट इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इट इज एन एरा ऑफ पीस, बट वी ऑल्सो सेड कि जो रशिया को कि इनडायरेक्टली हमने उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करा कि हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। हमने जो ग्रेन की एग्रीमेंट करी उसको भी हमने उनको सपोर्ट करा एंड वी आर इन फेवर। अभी भी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट हिम, सो ही वाज वन ऑफ द फ्यू लीडर्स टू हैव मेट पुतिन आफ्टर द वॉर। सो अभी भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, हमारी ट्रेड इंक्रीज ही हुई है, ऑयल के अंदर हुई है रुपी का, और जो हमारा रुपी और रूबल है उसके साथ हमारी लोकल करेंसी में ट्रेड हो रही है। सो इट इज इंक्रीजिंग ओनली डिस्पाइट द वॉर, डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑन रशिया बाय यूएसए। बट ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, विच इज़ अ नेगेटिव फॉर अस। एंड रशिया का क्रिटिसिज्म रहता है, जैसे क्वाड अभी मैंने एक्सप्लेन किया जिसमें हम यूएसए और इंडिया है इंडो पैसिफिक के अंदर। सो उसको भी क्रिटिसाइज करना पड़ता है फॉर 2 रीज़न। एक तो वो यूएसए उसके अंदर है, दूसरा टू चाइना को भी प्लिकेट करने के लिए उसको भी थोड़ा सा मतलब कि नहीं भाई हम अगर इंडिया कुछ गलत करेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो रशिया हैज़ टू डू दैट। एक इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है रूबल रुपी का, यूएसए ने रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे कि वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर फिर हमने लोकल करेंसी निकाल लिया कि भाई अगर हम 100 रुपये रशिया एंड इंडिया की जो हमारी बायलेटरल ट्रेड होगी इट विल बी हेल्ड इन आर लोकल करेंसी, तो हम इसको रूबल दे देंगे, ये हमें मतलब हम मनी रुपीज़ के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, ये रूबल में देगा। बट इसका इशू क्या रहा, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, तो रशिया के पास एट प्रेजेंट रुपी का इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गया है कि वो ये बोल रहा है कि भाई आप ऑयल तो ले रहे हो हमसे बट आप एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दे हैव अभी सरप्लस ऑफ रुपी।
एंड वो कुछ और खरीद नहीं सकता बिकॉज जो हमारी कमोडिटीज है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको नीडेड है उनकी मार्केट को, वो बहुत कम है. सो दिस इज इन फ्यूचर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज कि हम जो एक टाइम पे तो हम लोकल करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, बट अगर ट्रेड इम्बैलेंसेज होते हैं सो वो फिर चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगा हमारे लिए. सो वी हैव टू कीप इन माइंड. सो रूबल इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रशिया. Okay, so now we are at the fair end of our video. Just quickly 2-3 main important issues जो आजकल न्यूज़ में हैं. That is BRICS, because डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी बोला है कि अगर BRICS कोशिश करेगा डी-डॉलराइजेशन का तो हम उसके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे. So जस्ट हमें इनका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए. BRICS क्या है? एक गैदरिंग है, एक ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज है. जो मेजर जो यूरोपियन पार्टनर्स है वो नहीं है इसके अंदर. हमारे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो यही 4 प्लेयर्स थे, बट अभी रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम्स एज वेल. इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इसके अंदर जो सऊदी अरेबिया है अभी ही हैज येट नॉट ज्वाइंड. एंड इंडोनेशिया इंस्टेड वो हमारा अभी फुल टाइम मेंबर बन गया है. सो अगर एट प्रेजेंट हम बात करें सो 10 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया अभी नहीं है, और ये 5 प्लस ये 5 टोटल 10 है. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द 10 बिकॉज दे कैन आस्क यू टेल अस द नेम ऑफ द न्यू जॉइनीज, राइट. थोड़ा सा अगर इसका हम बोले 16% ग्लोबल ट्रेड इन कंट्रीज के बीच में है. ग्लोबल जीडीपी का हम 24% करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ग्लोबल पॉपुलेशन का हम 41% करते हैं. तो जैसे G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है या G20 है, सिमिलरली ब्रिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. कुछ जो हमारे इन्होंने काम किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बनाया था. एक कंटिजेंसी अरेंजमेंट जैसे IMF का रहता है, ऐसे ही इन्होंने खुद का भी बनाया था कि कभी लोन की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें फॉरेन करेंसी का हमारे पास कमी है, तो ब्रिक्स इज कम टू द रेस्क्यू. वैक्सीन की हम इकट्ठी डेवलपमेंट करें, R&D सेंटर हमने उसके ऊपर एस्टैब्लिश किया गया है. सो ऑल ऑफ दिस इज दी ब्रिक्स वाला. इसका एक इशू है कि ब्रिक्स में ना अभी रिसेंटली बात हुई थी दैट विल बी गोइंग कि हम एक ब्रिक्स की करेंसी लेकर आ रहे हैं. जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो का करेंसी है, सिमिलरली सम मेंबर्स सेड के लेट्स ब्रिंग दी ब्रिक्स करेंसी. वील बी लुकिंग एट दैट इशू इन द नेक्स्ट स्लाइड. डी-डॉलराइजेशन. सो डॉलराइजेशन, अभी डॉलर मेन करेंसी है वर्ल्ड के ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर. Reducing the dependence on the US dollar in the international trade and reserves, it is called as de-dollarization. जहाँ पर दो, एक तो लोकल करेंसीज या रीजनल करेंसीज, फॉर एग्जांपल यूरो हो गया या फिर ब्रिक्स की बात हो गई, वो करेंसी डोमिनेट करेंगे, या फिर कंट्री टू कंट्री, जैसे अभी हमने रूपी रूबल का ट्रेड पढ़ा, ऐसे ही युआन रूपी का हो गया. सो दीज टर्म्स विल बी कमिंग अंडर द डी-डॉलराइजेशन. इससे थ्रेट किसको होगा? सबसे ज्यादा यूएसए को थ्रेट होगा, बिकॉज जो उसकी डोमिनेंस है यूएस की वो कम हो जाएगी. सो इसीलिए ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर ब्रिक्स ये करेगा तो हम 150% टैरिफ्स लगा देंगे ऑन दी ब्रिक्स की कंट्रीज के ऊपर. इंडिया का स्टांस आपको पता होना चाहिए बिकॉज वो इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं. 3 स्टेटमेंट्स यू नीड टू नो. फर्स्टली, RBI हैज सेड दैट इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग बट नॉट डी-डॉलरिंग, कि हमारा कोई भी एम ये नहीं है कि हम यूएस की जो करेंसी है उसको हम वीकन करने की कोशिश करेंगे, बट येस विल बी डाइवर्सिफाइंग आवर इकोनॉमी जो करेंसी के बेसिस है. सेकेंडली, हमने लोकल करेंसी को हम प्रेफर कर रहे हैं, जैसे रूबल के साथ हमारी ट्रेड हुई, सिमिलरली नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी वी आर ट्राइंग कि हमारा जो रूपी के साथ ही ट्रेड रहे. साथ में एस जयशंकर, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है दैट देयर आर नो प्लान्स फॉर ब्रिक करेंसी एज ऑफ नाउ. सो जो ट्रंप का ये थ्रेट था या एज सच था, तो उसको काउंटर कैसे करना है. सो दीज 3 स्टेटमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर. क्विकली वील बी सीइंग द इम्पैक्ट. अगर वो हमारा वैट के अंदर टॉपिक आ सकता है एज वेल एज द इंटरव्यू के अंदर आ सकते हैं. सबसे पहले होगा शिफ्ट इन द ट्रेड करेंसीज, कि अभी डॉलर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में रूबल हो गया, रेनमिनबी विच इज द करेंसी ऑफ चाइना, युआन की भी है, यूरो, और रीजनल करेंसीज आ जाएंगी. यूएस की जो डोमिनेंस होगा और जो डिमांड है वो दोनों ही कम रहेगी. इसमें एक चीज क्या रहेगा, ईजियर ट्रेड हो जाएगी विद नॉन वेस्टर्न पार्टनर्स, दैट इज यूरोपियन पार्टनर जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उनके अलावा जो हमारे अफ्रीकन नेशंस है, हमारे ईस्टर्न नेशन प्लेयर्स हैं, या इवन जो यूरोपियन हमारे प्लेयर्स हैं, उनके साथ हमारी ईजियर ट्रेड हो जाएगी. देयर विल बी लेस वल्नरेबिलिटी टू द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी. सो अगर वो रेपो रेट इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट इंडिया तक भी फेस करता है. FFI जो FIIs है, दैट इज द फाइनेंशियल जो प्लेयर्स हैं FDI की तरह, ऐसे ही वो दे स्टार्ट विड्रॉइंग मनी फ्रॉम अस. सो वो वाला वल्नरेबिलिटी हमारा कम हो जाएगा. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम उनको बोलते हैं.
इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाउएवर विल बी देयर, बिकॉज जो करेंसी कन्वर्जन है, वॉलिटिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाएगी, सो दैट इज देयर रिस्क ऑफ इट। एंड एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आ जाएगा। अभी देयर इज वन डोमिनेंट पावर, अभी हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ब्रिक्स आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, जापान आ रहा है, इंडिया इज पुशिंग फॉर अ हायर स्टांस इन द ग्लोबल अफेयर्स, ब्राजील इज देयर, साउथ अफ्रीका इज देयर, सो देयर विल बी मोर प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट। Next we'll be looking at another concept. So last major relations जो आज हम डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही रीसेंट है, दैट इज़ द इंडिया कतर रिलेशंस। जो कतर के आमिन हैं वो अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया को विजिट किया था, एंड हमने 2-3 मेजर, अगर हमें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ इट, तो फर्स्ट इज वी हैव एलिवेटेड आवर रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि अब केवल हम एक दो चीज़ों में नहीं, बट एक डाइवर्सिफाइड हम इंटरेस्ट करेंगे, हमारी ग्लोबल पोजीशन सिमिलर रहेंगी, हमारा इकोनॉमिकली हो जाएगा, एग्रीकल्चर के अंदर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो जाएगा, डाइवर्सिफाइड एरियाज़ के अंदर हम कोलैबोरेट करेंगे, इवन डिफेंस। तो जब डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है उसको हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बोल देते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। एम्स क्या क्या है हमारे कि बायलैटरल ट्रेड को हम डबल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कतर हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 10 बिलियन रुपीज़, $10 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज टेक्नोलॉजीज लाइक AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। तो उनका जो सॉवरेन फंड होगा वो हमारे में इन्वेस्ट करेगा। So this is the funding that we have got. Also the discussions have started on free trade agreement with Qatar. एक UPI जो इंडिया का रेवोल्यूशनरी हमने बनाया है, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नाउ इट विल बी ऑपरेशनल इन कतर एज वेल। सो जो हमारे विजिटर्स, इंडियन विजिटर्स रहेंगे या वो उधर भी यूज़ कर पाएंगे। अभी रिसेंटली श्रीलंका ने भी इसको अडॉप्ट किया था, UAE हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड इन सम रीजन, फ्रांस इज ऑल्सो अडॉप्टेड इन दी आईफिल टावर। तो UPI अब कतर में भी हमें देखने को मिलेगा। डबल टैक्सेशन को भी अवॉइड करने के लिए वी हैव अग्रीड। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या रहता है, जैसे इंडियन कोई बिजनेस हाउस है, दैट इज दे आर इन कतर, तो उनके ऊपर टैक्सेस लग रहा है, बट जो इनकम आ रही है इंडिया में जब, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं। तो डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए कि एक ही जगह पे टैक्सेशन लगे, उसके लिए हम ये भी अग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं। वाई कतर इज इंपॉर्टेंट, कतर को हमने क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया है, तो उसके 2-3 रीजंस है। एनर्जी के हम अभी सिर्फ रशिया से ले रहे हैं, मतलब मेजर पार्टनर है, बट उनको भी हमें डाइवर्सिफाई करना है। कतर इज द नंबर 1 प्लेयर इन LNG एंड LPG, हम उधर से इंपोर्ट करते हैं, दैट इज वाई। ऑल्सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी वेस्ट एशिया। तो इंडिया वॉन्ट्स अच्छे पार्टनर्स इन वेस्ट एशिया की, कोई इशू आए तो वी हैव समबडी टू बैक ऑन। तो वेस्ट एशिया के अंदर कतर इज इंपॉर्टेंट, वो होस्ट भी करता है मीटिंग्स को। जो टेररिज्म के खिलाफ भी जो लड़ाई है हमारी, उसके अंदर भी हमारी कतर हेल्प कर सकता है। एंड एक बहुत फ्लरिशिंग हमारा इंडियन डायस्पोरा भी कतर के अंदर है, अराउंड 27% अकॉर्डिंग वन ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स। तो 27% ऑफ द पॉपुलेशन इन कतर इट इज इंडियन डायस्पोरा। लास्ट इशू दैट विल बी लुकिंग फॉर टुडे इज कि ये तो हमने पूरा आज पढ़ लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस है, बट लेट्स अज्यूम कोई क्वेश्चन ऐसा हमसे पूछ रहा है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हाउ डू वी टैकल सच क्वेश्चन। तो एक जर्नल इंप्लीकेशन, कोई भी मेजर इवेंट अगर इंटरनेशनल स्फेयर में होता है तो कैसे वो ट्रेड के ऊपर, जो कि हमारा IIFT एज वेल एज टॉप टियर B स्कूल्स के अंदर ज़्यादातर पूछते हैं कि ट्रेड के ऊपर क्या रहेगा इम्पैक्ट उसका। तो वो कुछ पॉइंट्स जो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। So this is basically the summary, the conclusion or anything that we can call it. Firstly is disruption in supply chain, कि कोई भी मेजर वॉर होता है या कोई बैंक्स फेल हो जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया है, मिलिट्री को आ गए हैं, तो डिसरप्शन इन सप्लाई चेन इज द बिगेस्ट थिंग। अभी पेंडेमिक हुआ था उसके अंदर भी सबसे बड़ा था ट्रेड बैरियर्स एंड सैंक्शंस। तो कोई ना कोई कंट्री जो उसको सपोर्ट करेगी वो उसके, बट जो उसके खिलाफ है उसके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा देगी। तो दिस इज अनदर थिंग, तो दिस इज द सेकंड इम्पैक्ट। थर्डली इज वॉलेटाइल हो जाती है प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, बट इसमें थोड़ा सा ये हमें ध्यान में रखना है कि वो कहाँ पर है कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मिडिल ईस्ट में है तो हम उसमें ऑयल प्राइसेस की बात कर सकते हैं, बट अगर मॉलडीव्स है और उसमें बोले ऑयल प्राइसेस तो वो गलत रहेगा। तो मॉलडीव्स में हम बोल सकते हैं टूरिज्म का सेक्टर हो गया। यूक्रेन का अभी जैसे इशू था रिसेंटली जो वॉर हुआ, तो उसके अंदर फूड सिक्योरिटी का आया था, बिकॉज जो यूक्रेन है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है वीट का। सो उसके लिए एक डील भी आई थी, ब्लैक सी हम उसको डील बोलते हैं ग्रेन्स के लिए। तो ये हमें देखना है कि वॉलेटिलिटी आती है एंड इन्फ्लेशन भी कॉज कर सकते हैं जब वॉर्स होते हैं या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अनदर वन इज ट्रेड पार्टनरशिप रिकैलिब्रेट की जाती है। फॉर एग्जांपल बिफोर द वॉर वी यूज्ड टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया,
हाउएवर उस क्वांटिटी में नहीं था जो कि आज प्रेजेंट में है। बट जब यूएसए ने वेनेजुला के ऊपर भी लगा दिया, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए, तो इंडिया हैड टू कम टू द रेस्क्यू। हमारा नेशनल इंटरेस्ट शुड बी सुप्रीम, हमें इंडियन पॉपुलेशन को अपने जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करने हैं। देयरफॉर वी डिसाइडेड कि भाई कुछ भी हो जाए, विल बी बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया। देन इज एफडीआई के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होंगी। अगर स्टेबल कंट्री होएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, तो देयर विल बी मोर फ्लक्चुएशंस। अगर कुछ ना कुछ सिचुएशन आ जाएगा एंड पेंडेमिक्स आ जाएंगे, वॉर्स हो जाएंगे, तो वो एफडीआई कम रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। So this was all from my side for today. I hope कि this video थोड़ा सा एक्सटेंड ज़रूर हो गया, बट आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द फाउंडेशन एज वेल एज द करंट जो हमारी हैपनिंग्स रही है। एंड डू लेट अस नो दैट इफ़ यू वांट अनदर वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक्स, या कुछ और टॉपिक्स आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, सो यू कैन कमेंट अस। ऑल्सो प्लीज़ टेल अस द रिव्यू ऑफ द वीडियो। कुछ चीज़ें जो हमें काम करने के लिए हेल्प करेंगी, इंप्रूव हमें करना है। एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड you can visit us more for quantifiers.in. Thank you so much.